एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर आपने उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ा तो आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या नहीं। क्या वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स देती है, उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है, और ये सारी चीजें जो आपको जरूर देखनी चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसे कहते हैं उसे पढ़ना। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ा जा सकता है, हाउ टू रीड एन इनकम स्टेटमेंट और अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले जब भी आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि होता है इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद होता है बैलेंस शीट, उसके बाद होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम आज इनकम स्टेट को कैसे पढ़ें इस बारे में बात करने वाले हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट, जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है, ये कंपनी की इनकम और उसके एक्सपेंसेस के बारे में बताता है। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में या लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट किया है, उसके एक्सपेंसेस कितने रहे हैं, इन सारी चीजों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको एक इनकम स्टेटमेंट को पढ़ना आना चाहिए। तो आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से आइटम होते हैं एक इनकम स्टेटमेंट में, कैसे आप उन्हें पढ़ सकते हैं, कैसे आप उन्हें पढ़कर ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो कंपनी है वो अच्छी है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बिफोर मूविंग अहेड टू द आइटम्स, मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि बेसिकली जो आइटम्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में होते हैं। एक होती है कंपनी की सेल्स, यानी कि उसका रेवेन्यू, कि कितना रेवेन्यू उसने जनरेट किया है, जो वो प्रोडक्ट्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसको बेचकर। और उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस, यानी कि उस प्रोडक्शन में, उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में जो एक्सपेंसेस इनकर होते हैं उसके बारे में जो है इनकम स्टेटमेंट हमें बताता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे आइटम्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में होता है वो होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेल्स की प्रोसीड्स होती है, यानी कि जो पैसा हमें सेल करके आया है हमारे प्रोडक्ट्स को, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू के बाद देखें तो हमारे पास होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ये बेसिकली होते हैं एक्सपेंसेस। अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन के टाइम इनकर्ड होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स को खरीदना, ये एक्सपेंस हो सकता है, या जो फैक्ट्री रेंट होता है, या और भी ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन के टाइम आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि जो गुड्स सोल्ड हुए हैं उनका जो कॉस्ट निकल के आता है, कितनी कॉस्ट लगी है उनमें, उनको बनाने में, उसके बाद उनको सेल करने में, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि COGS, तो वो एक्सपेंसेस हो गए जो प्रोडक्शन के टाइम पर आते हैं। उसके अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये जो अदर एक्सपेंसेस हैं ये क्या हो सकते हैं? तो ये अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस, या फिर रेंट हो सकता है, या फिर और एक्सपेंसेस जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, एमोर्टाइजेशन हो गया। ये सारी चीजें अदर एक्सपेंसेस में आती हैं। यानी कि ये वो एक्सपेंसेस नहीं होते जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, और इसीलिए इन्हें अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। अब जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से इन एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जी हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि ऑपरेशंस से आता है, यानी कि यहाँ पे रेवेन्यू में से सिर्फ उन एक्सपेंसेस को डिडक्ट किया जाता है जो कि ऑपरेशंस में इनकर्ड है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। अब जब भी आप एक कंपनी को एनालाइज करेंगे, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है। आप देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का। यू शुड ऑलवेज कंपेयर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन विद द प्रीवियस ईयर, और आपको देखना चाहिए क्या पिछले साल से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हुआ है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, हम उसको नेट सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास
आ जाती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब बात कर ली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, अब देखते हैं कि नेक्स्ट आइटम क्या होता है हमारा इनकम स्टेटमेंट में। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंसेस जो कि इंटरेस्ट में इनकर होते हैं जब हम कोई डेट लेते हैं या हम कोई बोरोइंग्स करते हैं। बोरोइंग्स पे यानी कि डेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और यही होते हैं हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। अब अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके पास कोई भी डेट नहीं है, उन्होंने कोई बोरोइंग्स नहीं कर रखी है, तो उनका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है वो जीरो होता है। आपको हमेशा देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी है जिसका इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। क्योंकि इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा डेट से फंड्स को रेज कर रहे हैं और ज्यादा डेट से ज्यादा इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। अब अगर डेट ज्यादा होगा तो जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा। अब बात कर ली हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस की, अब हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन की। आपने शायद ना सुना हो कि डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस यानी कि इनमें कोई कैश जा नहीं रहा है, इनमें एक्चुअली कोई कैश हम दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो हमारी मशीनरीज होती हैं उनकी वैल्यू कम होती जाती है। अब उनकी वैल्यू क्योंकि कम हो रही है तो वो भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि हम जब उन्हें सेल करेंगे तो उतनी ही कम वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसलिए डेप्रिसिएशन क्या होता है, अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो इट इज रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वहीं अगर बात करें एमोर्टाइजेशन की, तो एमोर्टाइजेशन रिडक्शन होता है ऐसे एसेट्स में जो एसेट्स इंटेंजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे लिए जो इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, अगर आपको पता हो। अब हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया उसमें से हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस कर दिया, हमने डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को माइनस कर दिया। तो अब हमारा नेक्स्ट आइटम क्या होगा, हमारा नेक्स्ट आइटम होगा अदर इनकम। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंपनी होती है उनके ऑपरेशन से जो इनकम आती है उसके अलावा भी एक इनकम होती है जो हम अदर इनकम में इंक्लूड करते हैं। ये इनकम जो एक्चुअली आप बिजनेस कर रहे हो, जो एक्चुअली आपका कोर बिजनेस है, उससे नहीं आती बल्कि किसी अदर सोर्स से आती है, इसीलिए हम इसको अदर इनकम कहते हैं। अब अगर किसी कंपनी की जो मेन प्रॉफिट है वो अदर इनकम की वजह से आ रही है तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि अदर इनकम की जगह जो आपका प्रॉफिट है वो आपके कोर बिजनेस से इंक्रीज होना चाहिए। अगर कोर बिजनेस से ना इंक्रीज होके अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो एफिशिएंसी है ऑपरेशंस के अंदर कंपनी की वो अच्छी नहीं है, उनके सेल्स अच्छे नहीं है, उनके प्रॉफिट्स उनके सेल्स से नहीं आ रहे बल्कि अदर इनकम यानी कि और जो चीजें वो कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी इनकम्स हो सकती है उससे आ रही है। तो ये आप जरूर देखें जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ें कि प्रॉफिट जो है वो अदर इनकम से नहीं बल्कि ऑपरेशन से आना चाहिए, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। तो अब हमारे पास जो अमाउंट निकल कर आता है आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, हम क्या करते हैं उसमें अदर इनकम्स को ऐड कर देते हैं। अदर इनकम्स को ऐड करने के बाद हमारे पास बचता है पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो प्रॉफिट जिसमें टैक्स जो है हमने पे नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, हम टैक्स को पे करेंगे। हमारे जितने भी टैक्सेस होते हैं जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, उसको हम पे आउट करते हैं और उसके बाद हमारे पास आता है पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम नेट इनकम भी कहते हैं। तो ये थी कुछ कहानी कि आप कैसे इनकम स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं। मैंने आपको सारे लाइन आइटम्स के बारे में बता दिया। अब बहुत बार ऐसा होगा कि हर फर्म के जो लाइन आइटम्स होते हैं वो अलग होते हैं। अगर आप एक बैंकिंग फर्म में जाएंगे तो उनके जो लाइन आइटम्स होंगे वो अलग होंगे, क्योंकि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो अलग होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फर्म को एनालाइज कर रहे हैं, वो किस सेक्टर से आती है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप अब एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को रीड कर पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।